हम लोग दूसरा नंबर जो लिखा था कोशिका द्रव, जिसको अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसको पढ़ लेते। कोशिका अंग में पाए जाने वाली जो संरचना था वो, और इधर दिखा भी देते कोशिका में कौन कौन अंग होता है, सिर्फ सब जो हजारों गुना बड़ा देखने की क्षमता से जो दिखाई देता है। आप पढ़े क्या इसके अंत प्रद्रव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े के। सबसे पहला अंग है, यानी कोशिका के अंग अब स्टार्ट हुआ कि एक एक पार्ट के हम लोग से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अंत प्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका अंग्रेजी नाम है। अंत प्रद्रव्य जालिका को अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो चित्र में दिखाए थे कि यहाँ पर ये अंत प्रावेद्य झिल्ली, अंत प्रादव्य जालिका झिल्ली है ना, देखो यह गोला टाइप के बनल है, मतलब कि जाली टाइप के, और दानादार अंत प्रादव्य झिल्ली, ये दोनों के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़े के है। जकरा के ऊपर में राइबोसोम होता है, इसका अंग्रेजी में पहले तो देखो ये किस में पाया जाता है से, तो अंत प्रादव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं में घना जाल होता है। तो कुछ रहता है कि ऐसा ना किस में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, यानी हम लोग हुए जानवर से में, और पादप कोशिका पेड़ उड़ सब में, दोनों में पाया जाता है। तो अंत प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, तो दोनों में पाया जाता है, जंतु में भी और पादप कोशिका में भी। फिर सुन रहे थे या ध्यान के नहीं लगे था, ध्यान में नहीं लगावे के कहला तो इतना दिखा रहे है, तो तू बेंच लेकर कहला आया था आए, जब तो खाली सुन ही के था। चलो, जिसको अनियमित घना जल कहते हैं। अंत प्रद्रव्य जालिका कहाँ कहाँ पाया जाता है, जंतु सुन रहा था, आंसर कौन देगा तब, तो जंतु कोशिका में और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और ये देखो कैसा होता है, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, एकदम कैसा जाल की तरह, जेकरा में मछली फंस जाए। इस जालिका को अंत प्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अंग्रेजी में देख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए इसको शॉर्ट में ER भी कहा जाता है। ई से एंडोप्लाज्मिक और R से रेटिकुलम। तो आगे हम लोग के कोशिका में ER कौन से अंग को, कोशिका के कौन से अंग को शॉर्ट में ER कहा जाता है, तो अंत प्रद्रव्य जालिका को ER कहते हैं, ठीक ना। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, तो अंत प्राद्रव्य जालिका किसकी बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन की, ठीक ना, हो गया। और कोशिकाओं में समांतर नलिकाओं के रूप में फैली होती है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्र के बाह्य झिल्ली में प्लाज्मा झिल्ली तक होती है। इसका 2 प्रकार होता है, ठीक, जो हम लोग दोनों पीछे चित्र में देख चुके हैं, फिर दिखाते हैं। पहले देखो, रुजा पलटते हैं। पहले बोला है अंत प्रद्रव्य क्या जालिका, यानी कि ER 2 प्रकार के होता है। एगो एकदम चिकना वाला, जो स्मूथ, जैसे सौरभ के सर्वेश के कान देखो एकदम मुलायम वाला होता है ना सबके, ठीक, तो यही वाला। आ एगो एकदम खुरदरी मतलब कि जैसे कि खरखर वाला। और जैसे हम आप पन्ना पलटो कोशिका में देखो, कोशिका में 2 गो है, देखो एगो पर सोझे लिख ले चिकनी अंत द्राविका झिल्ली है ना लिखल, यहाँ पर एकदम उजला सन के है। आ एगो पर देखो दाना दाना लिखल है, हाँ, दानेदार अंत द्राविका झिल्ली है लिखल, जेकरा पर दाना दाना निकलल है। तो 2 गो दू पर दोनों अंत द्राव्य झिल्ली के, एगो एकदम स्मूथ वाला आ एगो दाना दाना वाला, जिसको रफ कहा जाता है, ठीक। तो देखो, तो चिकनी वाला को स्मूथ कहा जाता है, ER में पहले S लग जाएगा तो बन गया SER। और खुरदरी को रफ कहा जाता है, तो इसको में RER बन गया, ठीक ना। तो अब दोनों के बारे में हो गया, 2 प्रकार की हो गया। तो अंत्य प्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के, एगो चिकना वाला आ एगो खुरदरी वाला, एगो स्मूथ एगो रफ। चिकनी अंत प्राद्रव्य जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, पहली चिकनी नाम बताया क्या, एकदम चिकन चाकन होगा। जबकि खुरदरी अंत द्राविका झिल्ली की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण बने होते हैं, यानी कि छोटा छोटा दाना गाल पर कैसे निकल जाता है, तो पिंपल, हाँ, तो यही पिंपल को राइबोसोम कहा जाता है, ठीक ना। तो अब हम लोग एक अंग पढ़ लिए, यही अंग में कौन सा अंग पाया जाता है, राइबोसोम, तो ये इसका दूसरा अंग है, ठीक। तो मान सकते हैं कि कोशिकांग है। तो अब कोशिका में ER के बारे में पढ़ लिया, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, याद रखना राइबोसोम के बारे में। तो कोशिका में ऐसी पार्ट को राइबोसोम कहा जाता है, यानी कि जो अंत प्राद्रव्य जालिका होती है, जो छोटा छोटा कण होता है, उसी कण को क्या कहा जाता है, राइबोसोम। अब राइबोसोम का कार्य क्या है, या अंत प्राद्रव्य झिल्ली, देखो तो अंत, अभी अंत
ईआर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। देखो बड़का नाम है शॉर्ट में ईआर को मिलेंगे, और नीचे है राइबोसोम के बारे में पढ़ना, ठीक। तो राइबोसोम किसे कहते हैं तो पता चल गया। तो पहले ईआर के बारे में जान लेते हैं, इसका ईआर का काम क्या क्या है। हमारे कोशिका में अगर ईआर है तो कौन काम करता है, यानी ईआर जालिका की झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है, इसलिए कोशिका द्रव में पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचरण करता है। तब पदार्थ प्रोटीन का संचरण कौन करता है, तो यह ईआर करता है। अर्थात अतः कोशिकाएं परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। और एसईआर मतलब स्मूथ वाला के लिए बोला है कि जो चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है जो कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। तो कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण करने में कौन भाग लेती है, तो चिकनी वाली, हाँ एसईआर। और कुछ बासा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जनन कहा जाता है, यानी कि मेम्ब्रेन बायोजेनिस कहा जाता है। फिर एक अगला तीसरा काम क्या है, कोशिका द्रव में यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यानी ईआर का काम है कोशिका द्रव में यांत्रिक सहायता, यांत्रिक मतलब कि जनरेटर की तरह इंजन ऊर्जा देता है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली का निर्माण में भाग लेती है। जब कोशिका एगो कोशिका टूटकर दूगो कोशिका बनता है तो उस समय भी ईआर भाग लेता है और केंद्रक झिल्ली में निर्माण करता है। तो ईआर का ये काम हो गया। और केशुकर यानी जंतु का एक वर्ग जो यकृत कोशिकाओं में एसईआर विष तथा दवा का निराविषणकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये हो गया एसईआर का। अगला काम, केंद्रक में कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। यानी कि केंद्रक में रहेगा जब बाप वाला लक्षण बेटा में आए, ये अनुवांशिक पदार्थों का जाने का जेनेटिक गुण इधर से उधर करता है। समझ गया सर्वेश, तो धुआं छोड़ रहा है। अगला काम देखो इसको, इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र सरफेस काफी बड़ा होता है और इसके कारण ही कोशिका बहुत बड़ा होता है। अब हम लोग आरईआर प्रोटीन संश्लेषण में मदद, यानी कि जो रफ वाला होता है अंतःप्राद्रव्य जालिका, वो क्या चीज में संश्लेषण में मदद करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में। और एसईआर है यह कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग ले। देखो ऊपर में 2 नंबर में लिखल है एसईआर जो है जो कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। संश्लेषण का अर्थ होता है बनाना, ठीक ना, हाँ। और आरईआर जो है सो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जैसे कहा जाता है कि हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है, तो बनता है। ये समझदार है तू सब। तो अब हम लोग का पार्ट किसको पढ़ना है, राइबोसोम के बारे में। अंग्रेजी में भी राइबोसोम ऐसी का कि जितना कोशिका का जो पार्ट पढ़ेगा ना, लिखल रहेगा हिंदी में लेकिन वो अंग्रेजीय शब्द है। तो देखो राइबोसोम REBOSOM राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं कि राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम एक ऐसे कण है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई पड़ते हैं, ठीक ना। तो इसको अगर देखना है कोशिका के अंदर तो यह बहुत बड़ा जो माइक्रोस्कोप है उससे देख सकते हैं। ये अंतःप्राद्रव्य जालिका के झिल्ली की सतह पर सटे होते हैं। तो ये कहाँ होता है, जो ईआर जो होता है ऊपर में दाना दाना के रूप में सटल रहता है, या फिर अकेले या गुच्छे में भी रह सकता है, या कोशिका द्रव में बिखरा हुआ भी रह सकता है। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छे में मिलते हैं उसको पॉली राइबोसोम, पॉली का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, पॉली हिंदी शब्द है इसका, हिंदी में पॉली अंग्रेजी शब्द है इसका, हिंदी होता है बहु, ठीक ना। तो जो बहुत ज्यादा गुच्छा बनाकर रहेगा उसको पॉली राइबोसोम कहेंगे कहीं अलग। अगर कोई या पॉलीसोम कहते हैं, ये रचनाएं प्रोटीन में RNA एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। अब इसका कार्य क्या है, तो राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन रहता है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम, ठीक ना। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम। पीछे क्वेश्चन भी है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में। या कहेगा कि राइबोसोम का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, संश्लेषण यानी बनाना। तो हो गया हमारा राइबोसोम के बारे में। एक में से इम्पोर्टेंट यही आता है कि प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ से हुआ से। अब हम लोग को अगला पढ़ना है गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय के बारे में, ठीक। तो सर्वप्रथम कैमिलियो गोल्जी, ठीक ना, जो 1898 में जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण को देखा था। तब वैज्ञानिक का नाम तो क्या था, कैमिलो गोल्जी। तो इन्हें जंतु कोशिका में देखा था कब, तो 1898 में, 1898 क्या ये दूसरा गैलीलियो है, वो दूसरा गैलीलियो, कैमिलो गोल्जी है, ये बायोलॉजी के टीचर होंगे, वैज्ञानिक, ठीक ना। तो ये किसका खोज की, तो पहली बार जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण को देखे तब से नाम धो दिए गोल्जी काय, ठीक ना। साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह सुकड़ी हुई छड़ की गुच्छा के समान प्रतीत होती है, जो नीचे देख सकता है चित्र में, यह देखो है ना। तो यह है गोल्जी काय। जब कोशिका में देखा गया
तो ऐसा था तो समान। और पादप कोशिका में ये कोशिका द्रव से मुड़ी हुई छड़ के समान बनकर के बिखरे रहते हैं जिसको डिक्टियोसोम कहते हैं। तो पादप कोशिका में ऐसे रहेगा तो इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। अब आगे गोल्जी का उपकरण कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी के लाल रुधिरकणिका जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो याद रखना कि यानी गोल्जी का कहाँ कहाँ नहीं रहता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में न रहता है, शैवाल में न रहता है, नीलहरित शैवाल में न रहता है, जीवाणु में नहीं रहता है। और स्तनधारी, मानव स्तनधारी है कि बिना स्तनधारी है? मानव के पास स्तन होता है यानी कि अपने बच्चे को दूध पिला सकता है तो वो स्तनधारी था। मानव स्तनधारी है तो स्तनधारी जब भी बोल रहा है तो हम लोग मानव के बोले जिसका लाल रुधिरकणिका आरबीसी होता है, इस सब में ये गोल्जी का नहीं पाया जाता है उपकरण। यही बोले हैं कि कोशिका में नहीं पाया जाता है। आरबीसी स्तनधारी के जो होता है ना आरबीसी, लाल रुधिर कणिका का अर्थ होता है रेड ब्लड सेल्स यानी कणिका। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिका में चपटी कुंडलिकाओं या स्टर्मी के समूह की तरह दिखता है। अगर हम इसको देखते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से तो कैसा दिखाई देता है? एकदम जाल की तरह, और चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई है। और डुमकियाओं कुंडिकाओं के सिरे पर छोटी छोटी पुटिकाएं यानी बेसिल्स के स्थित होते हैं। जो ऊपर में देखो बेसिल्स लिख ले, दाना दाना के संग बनल है ना, तब बेसिल्स के होते हैं। और इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। देखो नीचे के जो बड़का बड़का रिक्तियां ना, खाली जगह है ना, रिक्त का मतलब होता है खाली। अमन जी बगल में किताब है, आसमान गिन रहा है, इधर आइए। तुम्हारे क्या नदी में तभी पीट देते सर्वेश की तरह। आओ तू बैठो यहाँ। तो ध्यान कहाँ आए, कैसे नींद आएगा? तब नींद तो ना रहा। देखो आ कहते हैं बोलने के लिए बोलबो नहीं करता है। तो देखो रिक्तिकाएं है तो बोला ना कि ऊपर में बेसिल्स है और नीचे बड़का बड़का खाली जगह है, इसको क्या कहते हैं? रेतिकाएं, रेतिका। ठीक, हाँ, तो रेतिकाएं पाए जाते हैं। गोल्जी काय की झिल्लियों में संपर्क ईआर की झिल्लियों से रहता है, यानी कि जो ईआर हम लोग पीछे पढ़े ये दोनों एक दूसरा से सटल भी रहता है, ये हो सकता है। अभी गोल्जी काय का क्या काम है से देखो, ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के बाहर अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। तो जो ईआर था जो पदार्थ को संश्लेषित कर रहा था ना, उसको ये क्या काम करता है? पैक करता है। यानी कि तू अगर कोई चीज निर्माण किया तो ये काम क्या करेगा? पैक करता है, एक जगह से दूसरा जगह भेजता है, तब विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। तब जे ईआर जे कोशिका को में पदार्थ को संश्लेषित करेगा ना, उसको ये संचयन करेगा, संचयन मतलब स्टोर करेगा, और फिर रूपांतरित करेगा, एक जगह से दूसरे में बदलेगा, उसको पैकिंग करेगा, और पैकिंग करने के बाद अलग अलग जगहों पर भेजता है। यह काम है गोल्जी काय का। यानी देखो ये वहाँ आएगा, इन्हें वहाँ जाते रहेगा। दूसरा काम है कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, सीक्रेट यानी कि श्वसन के तरह ये करता है, तो मुख्य अंग है। लाइसोसोम एवं पैरेक्सियम का निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम बनने में यहीं से बनता है। आगे हम लाइसोसोम का चैप्टर लाइसोसोम के मिलेगा टॉपिक, यानी कि इसका अंग। अगला चौथा काम, कुछ परिस्थितियों में समान शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण करता है। अगर किसी के शरीर में शक्कर की कमी है तो ये गोल्जी काय कोशिका में से शक्कर से भी जटिल शक्कर का, यानी कि बहुत भयंकर वाला शक्कर का निर्माण करता है। पादप कोशिका के विभाजन में यह समय कोशिका प्लेट बनने में भी सहायता करता है। तो ये हमारा था गोल्जी काय के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो हम लोग एगो ईआर, एगो राइसोसोम, एगो गोल्जी काय, यानी कि 3 गो अंग के बारे में पढ़ लिया। चौथा अंग है लाइसोसोम। जितना महत्वपूर्ण अंग है वही में दिया है, उतने पढ़े के, तो चिंता न करें। तो अब लाइसोसोम के बारे में देखो, यह बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है। कोशिकांग का अर्थ है इसको जब संधि में चिन्ह कोशिका का अंग, ठीक ना। तो लाइसोसोम न कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और सूक्ष्म के मतलब बहुत छोटा अंग है, जिसे सर्वप्रथम 1958 में क्रिश्चियन डी डबे ने देखा था। यानी कि लाइसोसोम का खोज किसी ने किया? तो क्रिश्चियन डबे, यानी कि जे पहले देखा वही खोजा। तब पैसा भूतलाएगा तो पहले सर्वेश के पैसा मिलेगा, तब पहले खोज कौन किया? सर्वेश। वही बात एकरो में है। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया? सर्वेश ने। ठीक है, खुश तो अब वैज्ञानिक बन गया ना। अभी कुछ नहीं, चलो तू सब तू सब उसको बनाने तो सब हम। अगला सुनो, तो छोटी छोटी पट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम है जो छोटी छोटी पट्टिकाओं में पाए जाते हैं, जिनके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, ठीक ना। लाइसोसोम के चित्र में ना है, पीछे पन्ना पलटो, देखो लाइसोसोम लिखल है,
देखो केंद्र के बगल में यहाँ है, हाँ दिखाई दिया? लाइसोसोम तो है ना ये, तो ये बोला है कि इस तरह का होता है, इसके चारों तरफ एक पट्टी भी रहती है, तो इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली के जैसा होता है, ठीक ना, तो बहुत छोटा था, चित्र में देख ही लिया है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनका जीव द्रव में घुला देना या नष्ट करने की क्षमता होता है। तो लाइसोसोम ने ना एगो द्रव होता है, जो द्रव अपना पर से निकालेगा ना, तो एक अंदर कोई भी द्रव रहेगा यानी कि पदार्थ है, उसको घुला देगा, एकदम पिघला के नहीं की क्षमता, जैसे एसिड निकलता है वैसा रहता है। तो कोशिकीय चयापचय, चयापचय यानी कि उपचय है, व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है, यानी कि कोई वजह से कोशिका क्षतिग्रस्त हो गया, जैसे इसको दबाए का हड्डी, कोशिका क्षति हुआ तो लाइसोसोम फट जाता है एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो इसका हाथ दबाए तो क्या हुआ, एक लाइसोसोम फट गया, लाइसोसोम फटा तो इनमें से जो रस निकला, एंजाइम निकला, ये कोशिका को पाचित कर दिया, इसके अनुसार से कोशिका मर गया। तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडेड बैग। तो कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम के। कोशिका में सुसाइडेड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम, ठीक हो गया। या आत्महत्या की थैली या आत्महत्या की बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम। यानी कि आप कुछ भी कहे, आत्महत्या कहाँ होता है, कुछ क्या कहते हैं, लाइसोसोम, ठीक ना। आत्महत्या की मतलब कि खुद से अपने आप को मारना, तो ये लाइसोसोम में अपने आप फट जाता है और अपने आप मर जाता है। क्या कोई खाली छुआ बस एक लाइसोसोम फट गया तो अपने न मरा, मतलब एक कोशिका मरा। चलो आगे, इसका काम क्या क्या है, इसे एगो महत्वपूर्ण काम समझ लिया। ये रेड इसीलिए कह दिया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम। आगे देखो कार्य, लाइसोसोम का क्या क्या काम है से देखो। कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों को पाचन करता है। तो जैसी कोशिका के जो मेन बड़ा था, उसमें जैसी कोई बड़ा कण या छोटा कण जाता है तो उसको पचावे का काम पहले लाइसोसोम के होता है, वो निकाल करके। और तकनीक से तुम्हें बताया था कि कोशिका के अंदर एगो छोटा सा गोलाकार करके थैली के जैसा पदार्थ होता है, ठीक ना, जरा में से एगो जीव द्रव उसके एगो कोशिका के अंदर में रहता है। हाँ कोशिका के अंदर, हाँ तो हम लोग कोशिका के अंग पढ़े, तब से जो गोल्जी का ER राइबोसोम से क्या पढ़ा था, कोशिका के अंदर वाला पार्ट है। अब तू सके उतना नहीं बता सकते हैं, या नहीं का दवाई साइंटिस्ट लोग किया रहने दो, हम लोग इतना पढ़ते हैं। तू लोग का सवाल जायज है, लेकिन तू लोग को अभी जब चलो रे अब पढ़ो, हम लोग पहले इतना पढ़ो, फिर धीरे धीरे पढ़ेगा तो आगे के क्लास में तरह से समझ में आने लगे। अभी तो पहली बार जिंदगी में पढ़ रहा है तो धीरे धीरे। जिस कोशिका आगे यहाँ पढ़ी तो जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है। तो लाइसोसोम का और क्या काम है कि जीवाणु और वायरस से, यानी कि रक्षक का काम यही है कि अंदर में कोई अगर जीवाणु या वायरस घुसेगा ना, तोरा शरीर में तो नाक दली होकर के पहले हम लोग कोशिका में जाता है, ठीक ना, कोई भी, और फिर कोशिका का विभाजन करके राज करने लगता है वायरस। तो अगर अंदर में गया तो ये लाइसोसोम ही हमको रक्षा करता है। तो सबसे पहले जाकर अगर लाइसोसोम के मार दिया तो ये लाइसोसोम के ही काम होता है, यानी कि बॉडी गार्ड के तरह कौन काम करता है, लाइसोसोम, ठीक। तो जीवाणु में वायरस से रक्षा कौन करता है, लाइसोसोम। जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य भी करता है। जेकरा अंदर रहता है लाइसोसोम, जो कोशिका में भी खत्म करने का काम करता है। तो हम लोग को लाइसोसोम इतना दूर हो गया। अब हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो, तो कोशिका का एगो महत्वपूर्ण अंग में से माइटोकॉन्ड्रिया भी है। अंग्रेजी शब्द माइटोकॉन्ड्रिया है, अंग्रेजी में इसी माइटोकॉन्ड्रिया लिखा जाता है, ये भी देख लो। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया कोई हिंदी नहीं है और ये अंग्रेजी शब्द है, क्या कि साइंस के ज़्यादा सा अंग्रेज लोग किया है। तो कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कोशिका द्रव में बिखरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का यह चित्र नीचे दिया हुआ है, कोशिका में कहाँ पर है से देख लो। यहाँ है ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो दो जगह माइटोकॉन्ड्रिया है, तो बिखरी हुई है। सौरभ खोपड़ी उठाओ, बार बार तू उठ का मनी ने, जल्दी आओ, फालतू नहीं आओ, जल्दी पढ़ाना है, लगवानी पड़ेगा। कोई दिक्कत हो लगी तो अंग कैसे आ रहा है, बोल नहीं रहा है, नहीं तो तू गलती बात। चलो आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखो। पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना ये है जो कोशिका द्रव में बिखरी होती है, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में बिखरी होती है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में ये सूक्ष्म छड़ों या धागे नुमा दानेदार या गोलाकार दिखाई देता है। तो इसका आकार कैसा होता है, तो गोलाकार दिखाई देगा, दाना के तरह या धागा के तरह भी दिखाई देगा, यानी कि छड़ों के तरह। पादप कोशिका में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहता है और जंतु कोशिका में कम। हाँ इसी बोला करो।
जंतु कोशिका में यह संख्या 10,000 होता है, यानी कि जंतु कोशिका में 10,000 रहेगा और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इनकी विस्तृत रचना का ज्ञान इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त होता है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना होता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से पता करते हैं। प्रायतः माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतर झिल्ली के चारों ओर घिरे होते हैं। बाहर देखो है ना, दीवार सन के बनाई दे, बाहरी झिल्ली निकले है और अंतरी झिल्ली, तो एगो झिल्ली से बनाया रहता है तथा इसका बीच में एगो द्रव भरा रहता है, एक तरल गुहा होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। ठीक ना, तो बीच में हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली के अनेक प्रवर्धक निकल करके माइटोकॉन्ड्रियल गुहा जिसको मैट्रिक्स से लटके होते हैं। चित्र में देख लो मैट्रिक्स बताइली है तो वैसे लटकल है, तो ये हमारा मैट्रिक्स के बीच में लटका हुआ रहता है। सब है ना, ये सब खाली जगह में वो बूंद बूंद के हाँ ओकरे बता रहा है। और किस्ट्री की, हाँ कांटेदार जो है से किस्ट्री है। आगे सुनो, ठीक, लटके रहते हैं जिनको किस्ट्री कहा जाता है। बीच में जो मैट्रिक्स देखो, जो बीच में जो दाना दाना आया से मैट्रिक्स है, ठीक ना, ये कांटा सन के जो लटका हुआ है इसी को क्या कहा जाता है, तो क्रिस्ट कहा जाता है। तो ये बीच वाला जैसे भाग है इसे पानी तरल पदार्थ है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। चिपचिपा पदार्थ, हाँ। आई जो कांटा सन के जो लटका है इसको क्रिस्ट्री कहा जाता है। ठीक, तो मैट्रिक्स में लटके रहते हैं जिनको क्रिस्टिस कहते हैं तथा इनमें कोशिकीय श्वसन के संबंध में एंजाइम मौजूद होता है तथा अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तब बोलता है किसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें अपना कुछ प्रोटीन बनाने की क्षमता होता है। तो प्रोटीन बनाने की फिर क्षमता किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है देखो, इसमें उपस्थित कोशिका श्वसन में एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो कोशिका का श्वसन किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक ना, हो ना गया। तो संपूर्ण ऑक्सीकरण, तो याद रखना कि कोशिका के किस अंग में कोशिका का श्वसन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक ना, इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गिरी, अंग्रेजी में पावर हाउस द सेल कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है, तो अगर एक कुछो पूछे लगे, बाबू कहे, पापा कहे, अब्बू कहे, तो सब माइटोकॉन्ड्रिया है। उसी तरह ऊर्जा गिरी कहे, दूसरा भाषा में पावर हाउस कहे। ठीक, तो याद रखा जाए। अगला देखिए, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहती है। अभी तो थोड़ा सा बने, लेकिन आगे तुमको एटीपी का फुल फॉर्म रहता है कि एटीपी का फुल फॉर्म है, ए से बनता है एडोसिन, टी से बनता है ट्राई और पी से बनता है फास्फोरस यानी फास्फेट। ठीक, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राई फास्फेट, जिसमें ट्राई का अर्थ होता है 3। तब बोलता है एटीपी में कितने फास्फेट होता है, तो 3 गो होते हैं, ट्राई लिखा है, के रूप में जमा रहता है। तो ऊर्जा का निर्माण इसी में होता है, इसीलिए इसको ऊर्जा गिरही कहा जाता है और जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। और कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संक्षिप्त ऊर्जा का इस्तेमाल होता है और यहीं से ऊर्जा बनता है और यहीं में फिर ऊर्जा खपत भी थोड़ा सा हो जाता है एटीपी के रूप में। क्रिस्टी के अंदर की झिल्ली की सतह बढ़ता रहता है। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया, अब लवक के बारे में पढ़ेंगे जिसको वर्णक भी पढ़ना है। देखो यहाँ वर्णी लिखल है, उस दिन बताए थे हम लोग वर्ण पढ़ेंगे तो 3 गो अर्थ होता है वर्ण का। एक वर्ण का हिंदी व्याकरण में वर्ण यानी अक्षर, एगो जाति के अनुसार से वर्ण होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, और एक वर्ण का अर्थ होता है रंग। तो हम लोग यहाँ वर्ण का अर्थ क्या पढ़ेंगे साइंस में, रंग। ठीक, तो लवक बोला है तो लवक का अर्थ भी यहाँ रंगे है। तो लवक जिसको अंग्रेजी में प्लेटिस्ट कहा गया है, तो लवक या प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हम लोग जंतु कोशिका में काउंट आ जाते हैं और पेड़ पौधा पादप कोशिका में। तो रंग वाला सिस्टम किस कोशिका में आता है, पादप कोशिका में। जंतु के रंग ना होता है कि लाल पीले रंग के जंतु देखेगा तू, कि आदमी तो लाल के कलर के देखा है, हरियर कलर के। ठीक, तो यही लेकर में लवक नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में रंग बिरंगा दिखता है, ओकर पत्ता, ओकर फल, ओकर फूल। ठीक ना, इसीलिए जो लवक होता है जो सिर्फ कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में। ठीक, कोशिका में। तो लवक सिर्फ किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। ये कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे होते हैं। अगर इस तरह से हम लोग देखें तो कोशिका के चारों तरफ ये लवक बिखरे होते हैं और आकार में मुख्यतः किसके तरह दिखाई देते हैं, तो अंडा के आकार के। तो अंडा के आकार के या गोलाकार के दिखाएंगे या तरसी नुमा दिखाई पड़ते हैं।
इसके अलावा ये भिन्न आकार हो जा सकते हैं, जैसे तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार आदि हो सकता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग लवक के प्रकार पढ़ेंगे। क्या प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। लवक का काम क्या है? रंग को निर्धारित करने में। और रंग कौन कौन में होता है? तो सिर्फ पादप कोशिका में। तो लवक कोशिका किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका। यानी लवक किसमें, यानी कि प्लेस्टिड किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। और लवक कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार का नाम है अवर्णिक लवक, ठीक ना, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक ना। दूसरा का नाम है वर्णी लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। और तीसरा का नाम है हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक ना। तो अब देखो, यह हरित लवक होता है, जिसको अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। पेड़ पौधा में हरा रंग के कारण है। पेड़ पौधे का पत्ता हरा रंग क्यों होता है? यही, हाँ, तो ओकरा में क्लोरोप्लास्ट होता है। ओकरे से आगे बढ़ने पर और खंडित होकर के क्लोरोफिल बनता है। आगे है लिखल। तो देखो, हाँ सही बात। तो देखो, पौधे के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है, ठीक ना। तो पौधों के लिए, पेड़ के लिए बहुत जरूरी क्लोरोप्लास्ट है, यानी हरित लवक, क्योंकि इसी के मौजूद से वर्णकों के चलते जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, यह पेड़ पौधा में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके वजह से पेड़ पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, अपना खाना बना पाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक ना। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न रंग होते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे पीले रंग के होते हैं, नारंगी रंग के होते हैं या हरे रंग के होते हैं। तब वर्णक भी पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है रंगहीन या श्वेत तथा क्रोमोप्लास्ट रंगहीन प्लेट है। तो पहले जो हम लोग को पहले तो हरित लवक के बारे में बता दिया है कि हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो था, जो रंगीन होता है, यानी पीला हरा हो सकता है। आज पहलुका ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था, जो ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंग न होता है, ठीक ना। तो देखो नीचे लिख लिया, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंग न होता है। और क्लोरोप्लास्ट में रंग होता है। और अगला जो वर्णी लवक था, जिसको अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट कहा गया, तो क्रोमोप्लास्ट ये भी रंगीन प्लेटिस्ट होता है। तो ये इसका भी रंग, तो क्रोमोप्लास्ट भी रंगीन होता है। और क्रोमो का अर्थ भी थोड़ा सा रंग से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोग लवक के बारे में पढ़ लिए। 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ये कोई रंग के नहीं होता है। अब वर्णी लवक जो क्रोमोप्लास्ट है, ये रंगीन होता है। और हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये पीला रंग या नारंगी रंग के जो पेड़ पौधा में जरूरी होता है। श्वेत, उजला कलर कोई रंग में काउंट नहीं होता है साइंस में, इसीलिए उसमें कोई कलर ना होता। ये कहने का मतलब था कि वो कोई कलर नहीं था, ठीक। तो हम लोग का क्लोरोप्लास्ट के बारे में हो गया। बनाते रहो, अंतिम नीचे करवाना। हाँ जाओ, ज्यादा नहीं पड़ता, पचनी बनना पड़ेगा। कहानी सुनबे करा है कि कुत्ता के घी नहीं पचता है। एक आध को चाट लेगा, एक आध धूप तो बच जाता है, ज्यादा खा लेगा तो रुआ सारा उड़ जाता है। तो तू की जे भी हो पचबे ना, शरीर में कुछ ऐसा चीज होता है कि घी ओकरा लेल ज्यादा लाभदायक न होता है, वैसी ओकरा लेल घी ज्यादा लाभदायक न है। चलो देखो, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक सूक्ष्म रज। अब हम लोग स्पेशल किसके बारे में पढ़ना है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है कि यह महत्वपूर्ण है, क्या कि यह क्लोरोप्लास्ट की वजह से पेड़ पौधा का रंग निर्धारित होता है। तो हम लोग को क्लोरो, क्या कि वो 2 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, नहीं वो तो में रंगे ना है, वो तो रंगीन है लेकिन ज्यादा। तो क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हरित लवक कहा जाता है, जो सूक्ष्म रचना होता है, जो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। यहाँ चित्र में देख सकता है, वो पत्ता है और पत्ता के आंतरिक पार्टों को देखा गया है। तो इनमें से क्लोरोप्लास्ट को देख रहा है, यानी कि हरित लवक को हम लोग देखेंगे। तो जब अगर पत्ता में तन्नी को में जाकर बहुत सूक्ष्म, पत्ता के भी अंदर से बहुत तन्नी को दाना के पार्ट को जब जूम करके देखा है ना माइक्रोस्कोप से, तब दिखाई दिया कि कैसा होता है कि एक अंतरयुक्त गुहा होता है। तो अंदर में एगो गुफा होता है, जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। यानी कि मान लो हम पत्ता लाएंगे ना, तो पत्ता में एगो तनी को छिद्र होता है, ठीक ना। तो किसी भी पेड़ पौधा के पत्ता को छिद्र को कहा जाता है स्ट्रोमा, ठीक ना। तो ये गुहा के मतलब वो है कि जब कोई पत्ता लिया तो उसमें एक झिल्ली घेरा होता है, ओकरा और भीतर जाकर देखा तो एगो छेद था, छेद को गुहा कहा गया। इसी गुहा को अंग्रेजी में स्ट्रोमा कहा गया, जिसमें महीन झिल्ली युक्त रचनाएं समांतर फैली होती है। पत्ता को ध्यान से देखा गया तो एकदम लाइन लाइन के तनी तनी के बनेले रहता है, जिसको स्ट्रोमा या पट्टिकालिकाएं या स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमिली
ध्यान के बीच बीच में चपटी और वृत्ताकार सूक्ष्म थैलिया के ऊपर एक चपट की तरह सूक्ष्म व्यवस्थित होते हैं। इस थैली की रचनाओं को थाइला क्वासाइड अब दिखाई दे रहा है कि देखो ये स्ट्रोमा होता है, ठीक ना, छिड़ा से एक ऊपर जो है दोहरी झिल्ली है, इसके अंदर जो है ग्रेमन लैमी है, स्ट्रोमा लैमी, जो हम लोग स्ट्रोमा के बारे में पढ़े। तो इसके जो रचना है वो तो इसको थाइला क्वाडाइस कहते हैं। प्रत्येक थाइला क्वाइड समूह को ग्रेमनम कहते हैं। देखो इस समूह बनाए है तो ग्रेनम कहते हैं। और प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं, यानी कि तन्नी तन्नी को ऐसा होता है। इसको तुम ऐसे नहीं देख सकता है, आज जूमो का करना बहुत भयंकर माइक्रोस्कोप से देखा गया, साइंटिस्ट लोग तब बता रहा है। जो महीन झिल्ली बना होता है इसमें पर्णहरि तथा अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। प्लेटिस्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए तथा राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो प्लेटिस्ट के तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या पड़ा रहता है, तो डीएनए और राइबोसोम भी रहता है। तो अब हम लोग इसका काम पढ़ेंगे कि क्या कार्य है। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम है जड़ की कोशिका में पाए जाते हैं जो खाद्य संचयन का कार्य करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट पेड़ पौधा के जड़ में पाया जाता है, जो कलर ज्यादा नहीं होता है वो कर सके, ठीक ना। देखो ल्यूकोप्लास्ट के पहले बोले थे ना क्या में कलर न होता है, तो पेड़ पौधा के जो नीचे वाला कलर देखता है वो कलर न रहता है रंगीन, तो उसा उजला कलर के, यानी कि जड़ कैसा रहता है निर्जा। तो जड़ में कोशिका में पाए जाते हैं यहाँ खाद्य संचयन। तो ये पूछा था पेड़ पौधों में खाना का संचयन कहाँ होता है, तो जड़ों में खाना बनता है ऊपर छत पर, आकर रहता है कहाँ, नीचे अंडरग्राउंड में। पेड़ पत्ता में खाना बनाता है और ला करके कहाँ जड़ रहता है, तो जड़ में खाना संचयन होता है। इसमें स्टार्च, प्रोटीन और तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। और अगला काम, क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों में विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, तो एक वजह से पेड़ पौधा के जो बिच्चा होता है से बीज और रंग पत्ता जो या फूल जो होता है से रंग बिरंगा होता है। तो यही क्रोमोप्लास्ट की वजह से हम लोग फूल के रंग बिरंगा फूल देखते हैं। अब अगला है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है। तो पहलुका था ल्यूकोप्लास्ट जो रंगीन हो, जिसका कोई रंग ना होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होता है जिसके वजह से फूल रंगीन होता है। और अगला है क्लोरोप्लास्ट जिसकी वजह से पत्तियां हरा होता है। और यह क्लोरोप्लास्ट की वजह से पेड़ पौधा अपना भोजन संश्लेषण करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाता है। तो हमारा लवक के बारे में होगा, लवक के तीनों प्रकार के बारे में हो गया, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के। अब अगला है रसधनी, उसके बाद खत्म हो जाएगा तनका केंद्रक के बारे, हाँ केंद्रक तक के खत्म होगा ना तब हम लोग को हो जाएगा। तो अगला है रसधनी, मेन इंपॉर्टेंट केंद्रक है, कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। आगे बढ़े हम लोग पढ़ेंगे, चलो। अगला है रसधनी। कोशिका की रसधनियां चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी होते हैं। इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधनियां छोटी या बड़ी हो सकती है। चित्र में तू सब देख सकता है रसधनी कैसा होता है। इसे खोजो, रसधनी किधर लिखल है, इसे हम खोजेंगे। कहाँ चला गया, पूरा रस ए में दिखाया था, नहीं है इसमें ना नहीं, ये में एक और चित्र था, यानी लिक्विड के तरह बना था, रस के अंदर समझ रहा है ना, उस तरह से होता है। हाँ ये देखो, ये पूरा कोशिका के जब है ना, ये पूरा पार्ट में क्या भरा हुआ है, लिक्विड। तो इसी को रसधनी कहता है। देखो हम आगे टोनोप्लास्ट भी पढ़ेंगे, एक साइड से जो घेरे रहेगा उसको टोनोप्लास्ट कहेंगे। और जहाँ जहाँ बिंदु था तब क्लोरोप्लास्ट, हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लिए हैं। अभी जो रस भरल है में, इस रस के बारे में पढ़ेंगे और टोनोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, तो टोनोप्लास्ट कहते हैं रसधानियां छोटी या बड़ी होती है। इन रसधानियों के भीतर ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे होते हैं। तरल के मतलब लिक्विड, जो हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं, पानी भरे रहते हैं। जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती है, जंतु मतलब जीव जंतु में छोटका, और पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे जो दो अंतर देले था ना, एगो जंतु कोशिका के, एगो पादप कोशिका के, अंतर भी इन्हें तो ना है, वो अलग है। अगला देखो, बहुत बड़ी, कुछ परिपक्व पादप कोशिका में बहुत बड़ी रसधनियां होती है, जिसमें मापन के आयतन से 90% तक हो सकता है। तो एगो रसधनी के बारे में पढ़ा, अगला सुनो रसधनी के बारे में। पादप कोशिकाओं में रसधनियां में कोशिका रस, यानी कि सेल सैप या सूप समझ लो, सूप पीता है ना रस की तरह, वही भरा रहता है, जो निरीड पदार्थ होता है। और इस रसधनी में क्या क्या रहता है, इसमें लवण रहता है, शर्करा रहता है, एमिनो अम्ल रहता है, इसको एमिनो एसिड कहते हैं, और कुछ प्रोटीन रहता है, विभिन्न कार्बोनिक अम्ल मौजूद रहता है। तो रसधनी में ये सब पाया जाता है, याद रखना।
इस तरह से कोशिका रस युक्त रसधानियाँ केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में इस प्रकार की रसधानियों को क्या प्रयोजन है? बात यह है कि पादप कोशिकाएं तो तीव्र गति से वृद्धि करती है, पर उस गति से उसमें मौजूद जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ नहीं पाती है, अर्थात नया जीव द्रव्य उस अनुपात में नहीं बन पाता है। इसीलिए जीव द्रव्य में रसधानियों का निर्माण हो जाता है और एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा, पैरासीमियम, ये सब एक कोशिकीय जीव है। हम लोग बहुकोश, हम यही पूछने वाले ही थे। ठीक हो गया। खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं जिसका वे अपने लिए उपयोग करते हैं। अब हम लोग रसधानी का क्या काम है से जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य करते हैं, यानी कि रस की तरह बनाकर रहता है ताकि जंतु कोशिका यानी कि हम लोग में जल बना संतुलन बना रहता है, जिसकी वजह से हम लोग को पानी की कमी न हो। और कोशिका रस में विभिन्न पदार्थों में कोशिका द्रव्य से अलग रहती है और कोशिका द्रव्य के बनाकर कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है, तो वो बाहर भी निकालता है। पादप कोशिका में स्पित तथा कठोरता की प्रदान करती है। तो हम लोग रसधानी के बारे में भी पढ़ लिया। अब है तारकाय के बारे में पढ़ना, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रोसोम कहा जाता है। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में तरकारी, तारकाय, तारक काय। क्या तू जैसे कर लो उच्चारण तरकारी कहो, जैसे याद होना चाहिए ना, तो तरकारी तरकारी पड़े वाला तरकारी है। देखो तो इसको अंग्रेजी में सेंट्रोसोम कहा जाता है। अधिकतर जगह सेंट्रोसोम लिखा रहेगा। सेंट्रोसोम एक बैलून जैसी रचना होती है, बेलन है सर, बेलन जैसे। बेलन के चित्र देखा है? सिलेंडर। यह जंतु कोशिका के केंद्र के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है, ठीक ना। तो जंतु कोशिका में जहाँ केंद्रक रहता है उसके बगल में इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होता है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह तारक रेशमियाँ दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह बेलन जैसा दिखता है। इसके चारों 9 धागों जैसी आकृतियाँ होती है। कितने धागा? 9 जो वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित होती है। वृत्तीय के मतलब एकदम गोल 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 के 9 बनेले रहता है। एक काम क्या है तरकारी का यानी सेंट्रोसोम का? तरकाए जंतु कोशिका के विभाजन में सहायता करती है। तो रहेगा कि जंतु कोशिका के विभाजन में कौन सहायता करती है? तरकाए। कोशिका में फ्लैजिला और सिलिया के बनने में भाग लेता है। तो कोशिका में फ्लैजिला और सिलिया बनने में कौन भाग करता है? तो तरकाय। कोशिका का प्रचलन अंगक है। तो कोशिका का प्रचलन अंगक कौन है? तरकाय के बारे में भी हम लोग का हो गया। अब अगला है माइक्रोट्यूबल्स, ठीक ना। ये माइक्रो शब्द जहाँ भी रहेगा मतलब सूक्ष्म होता है, यानी छोटा से छोटा। तो जो छोटी छोटी नलिकाएं रचना होती है उसको कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, इसी को माइक्रो ट्यूबल्स कहते हैं। ट्यूबल्स जहाँ रहेगा मतलब पाइप के जो टनल टाइप होता है ना, छेद, यानी कि हाँ, ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल निर्माण भाग लेती है। सेंट्रियोल, सिलिया, फ्लैजिला आदि निर्माण में भाग करता है। तो हमारा ये हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रक कि कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट अंग कौन होता है? केंद्रक होता है। 3 गो इम्पोर्टेंट अंग में से हम लोग के एक इतना रहे, अभी टाइम है। ये पूरा नहीं पढ़ाएंगे, ये फिर इसे छोड़ देंगे, लेकिन ये इतना एक पेज चलेगा। ये एक पेज है पूरा केंद्रक के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट। कार्यकलाप कहेगा तो छोड़ देंगे, चलो। तब पहले केंद्र के बाद, केंद्र को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस, ठीक ना। ठीक, केंद्र के बीच एक देखो कोशिका द्रव्य जो होता है ओकरा बीच में एक बड़ा गोल गड्ढा सन के होता है। देखो ये पूरा कोशिका है ना, एक एकदम बीच में इसका सेंटर भी कहा जाता है। केंद्र का अर्थ होता है एकदम बीच, ठीक ना। तो पूरा कोशिका के एकदम केंद्र में एगो बड़का सा बॉल रहता है, एकदम गोल करके, एकदम गाढ़ा करके, इसी को केंद्रक कहा जाता है। हाँ, और सबसे मेन होता है जैसे भारत का केंद्रीय राज्य होता है। हाँ, तो कोशिका द्रव्य के बीच एक बड़ा होता है एकदम गोल, एकदम गाढ़ी संरचना पाई जाता है जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहा जाता है, यानी कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहता है। तो सब कोशिकाओं में केंद्रक रहता है। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है, एकदम झिल्ली दिखाई दे रहा है ना।
और जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। लिख दिया केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होता है, क्या देखो हर जगह छिद्र है, यहाँ लिख लो देखो केंद्रक छिद्र एजेंसी है, तो अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं। छिद्र का मतलब होता है होल, ठीक ना, छेद रहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव एवं अन्य कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यह दले आता है और जाता है, ठीक ना, और पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आदान मतलब आना, प्रदान मतलब जाना। प्राय एवं एक केंद्रक हर जीवित कोशिका में होता है, कि हर जीवित कोशिका में एगो केंद्रक रहबे करता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक पाया जाता है। हो गया क्रियाकलाप की छोड़कर कि गोल भीतर है, तो देखने के लिए हम लोग को पता है कि बीच में ही केंद्रक है। से केंद्रक के अंदर गाढ़ा अंधर तरल द्रव भरा रहता है, तो केंद्रक के अंदर भी एगो द्रव भरा कितना रहता है, पूरा गाढ़ा रहता है, जिसको केंद्रक द्रव कहा जाता है, ठीक ना। तो देखो पूरा अंदर में इसको केंद्रक द्रव कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक ना। तो केंद्रक के न्यूक्लियो द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। यह प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था वाला, तो समझ सकता है। खाली केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसी संरचना पाई जाती है ना, जाल दिखाई दे रहा है किस की तरह, तो ये बोला केंद्रक के अंदर ना एकदम महीन धागा की तरह जाल है जैसा, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। तब बोले क्रोमेटिन जालिका किसे कहते हैं, तब बोलेंगे केंद्रक द्रव के महीन धागों को कहते हैं। हो गया धागा, हाँ हाथ में लिया उसी को कहते हैं। ये डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन से बना होता है। तो रहता है जो क्रोमेटिन जालिका, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जालिका है। ये क्रोमेटिन जालिका जो पतला वाला है ना, अच्छा ठीक, तो ये देखो ये अभी इतने पढ़ेगा, आगे के हम लोग क्लास में ये जो एगो लाइन दिखाई दे रहा है ना, ओकरो बारे में पढ़ेगा मैं, यानी कि इसके बारे में, इसको गुणसूत्र के एक पर गुणसूत्र रहता है, तो एक बारे में पढ़ेगा, तो ध्यान रखना। या कैमरोटीन के, तो केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन रहता है उस पर क्या रहता है, तो डीएनए रहता है, ठीक ना। तो डीएनए रहता है और प्रोटीन से बनाता है। जो क्रोमेटिन जालिका है किसका बना होता है, तो डीएनए और प्रोटीन से। याद रखना केंद्रक में जो क्रोमेटिन जालिका है वो किसका बना होता है, तो डीएनए प्रोटीन का। और बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, ठीक ना। तो डीऑक्सीराइबोस डी के लिए हुआ, न्यूक्लिक के लिए एन हुआ, ए अम्ल को अंग्रेजी में सी कहते हैं ए, तो ए डीएनए बनता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना अभी से हर परीक्षा के लिए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो जो क्रोमेटिन जालिका है जो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है, ये याद रखना है। तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब आगे पढ़ते हैं। तो डीएनए, अब हर जगह डीएनए लिखा रहेगा हिंदी में या स्पेलिंग में। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। एल कहता है कि डीएनए चेक करवाओ कि इसका बेटा है कि ना है, तो उसी लिए इसे क्या पता चलता है कि उसका लक्षण पता चलेगा कि हाँ ये इसका पिता, हाँ खूने से हो जाए, कहीं से भी डीएनए चेक हो सकता है कोई भी पार्ट से। तो देखो तो ये डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए आनुवांशिक लक्षण हो, यानी कि उसके जो दादा में लक्षण था ये आनुवांशिक होता है, उसके पिता में और सर्वेशों में वही लक्षण आएगा, पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के ले जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका धागा अलग होकर कई छोटी छोटी मोटी छड़ जैसी रचना में बदल जाता है। कोशिका का जब विभाजन होगा तो ये लंबा लंबा धागा है जिसको क्रोमेटिन जालिका कहते हैं वो अलग हो जाएगा और मोटी मोटी छड़ों में बदल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो हम लोग सबके अंदर गुणसूत्र होता है, कई बार हम पढ़ा चुके हैं। मानव के अंदर टोटल 46 को गुणसूत्र होता है, यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक ना। तो यही जो संरचना निकलता है उसी को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहा जाता है। तो गुणसूत्र को अंग्रेजी क्या होता है, क्रोमोसोम, ठीक। अब आगे पढ़ो। डीएनए अणु में कोशिका का बोले थे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक लाइन पर बहुत जोर दे रहे हैं। अगला सुनो, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। तो जो डीएनए है उसी में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है कि एकरा खोपड़ी में की चल रहा है, ये कहाँ लिखल रहेगा, सब डीएनए में ही रहता है। तो ध्यान दो इधर।
तो डीएनए में सारा सूचना जमा हो रहता है। संगठन का अर्थ है कि यही कि सारा यानी कि तोहर जे एक एक लक्षण है तो तोहर ई गुण कहाँ पर ही जाकर जमा हो जाता है, ये डीएनए पर। जेका कि हमर कोशिका के सबसे छोटा अंग के केंद्रक के जे जाल होता है ऊपर रहता है डीएनए, आ ई डीएनए में रहता है और डीएनए में संगठित रहता है और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। और फिर डीएनए के भी और खंडित करके हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्रोमोसोम, और फिर क्रोमोसोम के पढ़ेंगे तो क्रोमोसोम के अंदर मिलेगा, देखो हम थोड़ा सा देखने के लिए बता रहे हैं खाली चित्र। मान लो ये पूरा है क्रोमोसोम की संरचना, देखा ना, क्रोमोसोम पहले हाइल जैसे कोई आकार कोई अथी नहीं होता है। मान लो ये धागा था, ये धागा को पूरा जूम करके देखा ना तो उसको ये गुणसूत्र मिला, ठीक ना। ये गुणसूत्र को और मेन पार्ट के देखेगा तो क्या पर जीन दिखाई देगा। ये चित्र में नहीं है हम लोग का, आगे हम लोग के पढ़े के तो एक अंदर जीन होता है, याद रखना। आगे हम लोग पढ़ेंगे जीन का शब्द का खोज किसने किया, कैसे। तो डीएनए ये क्वेश्चन आता है कि डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे कहा जाता है, जीन को। आयु तो ज्यादा समझता है। ये जीन पैतृक गुणों को वाहक होता है, यही जीन होता है पैतृक गुण। पैतृक के मतलब जो कि दादा के पिता के ओकर गुण जो होता है वो दादा वाला गुण बेटा में ट्रांसफर हो रहा है, तब पैतृक गुणों का वाहक जीन करता है। और तो डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो डीएनए को क्या कहा जाता है, अनुवांशिक पदार्थ। या कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन है, तो डीएनए। और जीन को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो यह रहेगा डीएनए का इकाई क्या है, तो जीन बोल सकते हैं, या अनुवांशिक इकाई कौन है, तो जीन। तो जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं, हेरिडेटरी यूनिट। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक का क्या क्या काम होता है इससे, ठीक ना। केंद्रक के अंदर रहता है क्रोमेटिन जालिका, क्रोमेटिन पर पाया जाता है डीएनए, डीएनए पर आता है गुणसूत्र, गुणसूत्र में रहता है जीन, ठीक ना। आगे फिर यही पढ़ेगा तू लोग आगे क्लास में, ध्यान देना। 10वां में फिर मिलता है एक एक पार्ट को अच्छा से। अब केंद्रक के काम देखो, यानी कि केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है, ठीक ना। क्या है कि कोशिका का ब्रेन इसी को कहा जाता है। हम लोग एक बार किताब में तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर आगे मिल जाए, लेकिन याद रखना मुख्य अंग यही है। तो कोशिका की रक्षा कौन करता है, केंद्रक। और कोशिका विभाजन में भाग कौन लेता है, केंद्रक। ताकि जो मेन आदमी रहेगा वही आएगा तब ना घर के बंटवारा होगा। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। अगर केंद्रक न रहे तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा। केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपचयी या जैविक या रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी कि जैसे मान लो हम लोग का पूरा शरीर का सबसे मेन पार्ट कौन है, ब्रेन। एक तरह से यानी कि जो सबको, हाँ, सबको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। पीयूष ग्रंथि मेन कह सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कौन करता है, दिमागों को सबसे पहले पता चलता है। हाँ, तो उसी तरह पूरा कोशिका को कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण बोला है तो केंद्रक, ठीक ना। तो अगर हम लोगों को कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले सिग्नल हमारे दिमाग में जाता है, ठीक ना। दिमाग जैसे कंट्रोल करता है उस तरह से होता है, ठीक ना। हाँ, तो उसी तरह अगर कोशिका में कोई भी चीज होगा, जैसे कोशिका में कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, ज्यादा समय हो गया, चलो ये खत्म हो जाए। तो कोशिका में जो संरचना होता है उस पर, उपचयी पदार्थों पर और संपन्नों में कार्य करने में कौन काम करता है, केंद्रक। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोशिका में जो जनन होता है उसमें भाग कौन लेता है, केंद्रक। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्व को निर्धारण करता है। तो कोशिका के विकास में कौन भाग लेता है, केंद्रक। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए का उत्पन्न करता है। आरएनए के फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। बस आगे, ठीक। तो ये का काम हो गया। आप केंद्रक के बारे में अब अंतिम देखो कि नहीं, केंद्रिका है। तो चलो हम छोड़ देते केंद्रिका, अगला दिन केंद्रक के बारे में पढ़ें। आप केंद्रिका क्या है, उपभाई है, ऊपर वाला भाई।